हरियाणा जो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ राज्य था, जी जी क्योंकि पंजाब और हम एक थे तो हम पिछड़े हुए थे। जी तो गांव-गांव के अंदर बंसीलाल जी ने सड़कें भिजवा दी थी जी जी 1975 तक। सड़कें बनवा दी। ये बहुत बड़ा योगदान था और 1975 तक गांव-गांव में उन्होंने बिजली पहुंचा दी थी। एक आपसे जो संस्मरण जानना चाह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण, करतार सिंह भडाना के पास आपकी मौजूदगी थी उस समय, उनकी सरकार जो गिराई गई 1996 में, बंसीलाल भाजपा की मदद से सत्ता में आए, भाजपा रूठ क्यों गई उनसे, क्या था बड़ा कारण? हमारा ये था कि भाई जनता दल का और हमारा व्यक्तिगत, मेरा भी, हम बीजेपी के साथ कोई स्टैंड लेना नहीं चाहते। वैचारिक मतभेद, हाँ, वैचारिक मतभेद था। तो वहां भी बंसीलाल जी ने बड़ा क्लियर स्टैंड रखा कि भाई बेशक मेरा जनता दल और कम्युनिस्टों के साथ समझौता रहा है, अगर जनता दल और कम्युनिस्ट मेरा साथ नहीं देना चाहते इस मामले के अंदर, जी जी, तो मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा। तो वो काला धंधा जो चल रहा था, उससे आडवाणी जी को और वाजपेयी जी को ये लगा जी जी कि भाई इनके साथ रहकर हम, क्योंकि उनके पास जो आई होंगी आईबी की रिपोर्ट कि भाई हम भविष्य में अपना गेम नहीं खेल सकते, तो अगर भविष्य की राजनीति करनी है तो बंसीलाल से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ये सोच थी आडवाणी जी की और वाजपेयी जी की। भाई चौधरी बंसीलाल ने कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया। कारण क्या है कि सड़कें हुई तो सब जगह गई, बिजली गई तो सब जगह गया, पानी गया तो सब जगह गया, और नहर आई तो हमारे क्षेत्र में आई, उनमें पानी नहीं आया, वो एक अलग इशू है। और डेवलपमेंट के अंदर स्कूल बने, कॉलेज बने, आप ये कह सकते हो कि भाई कोई बड़ा संस्थान नहीं आया। अब नेचुरल है, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो बड़ा संस्थान तो अपने ही क्षेत्र में ले जाता है। देखिए बंसीलाल जी ने चुनाव लड़ा 1999 का भी, लोकसभा का, 1999 का भी, और 2000 का विधानसभा को बुरी तरह वो मात खाई। उनके अधिकांश लोग उनको छोड़कर चले गए। तो उस स्थिति में उनकी पार्टी के सर्वाइवल का कोई स्थान था नहीं। तो उनको यही बेटर लगा कि भाई अगर सर्वाइव करना है राजनीति में तेरे बेटे को, सुरेंद्र सिंह को, तो कांग्रेस में विलय कर दो। परंतु जो विरासत का मतलब होता है कि बंसीलाल जितना प्रभाव था वो हो, तो वो प्रभाव अगर किरण चौधरी, श्रुति चौधरी कांग्रेस में बनी रहती तो हो सकता था कि वो प्रभाव उनका बन जाता, क्योंकि जो भाजपा का वोटर है और जो बंसीलाल जी का वोटर था या सपोर्टर था, वो बिल्कुल विपरीत धुरी में खड़े हैं। तो ये भाजपा में एमपी एमएलए तो बन सकते हैं, पर लीडरशिप की बात तो खत्म हो गई, नेता नहीं बन पाएंगे ना, खत्म हो गई। ये आम चर्चा थी कि दिल्ली में बैठकर बंसीलाल ही हरियाणा का राज चलाते हैं और हरियाणा के हर फैसले में उनके बेटे सुरेंद्र सिंह का दखल रहता है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 28 मार्च को चौधरी बंसीलाल की पुण्यतिथि है। चौधरी बंसीलाल अपने आप में नाम ही काफ़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे और इंदिरा गांधी के विश्वस्त सहयोगियों में से एक थे। आपातकाल के दौरान बदनामी के छींटे लगे, लेकिन बदनामी के इन छींटों को हटाकर देखें तो उन्हें हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। टीलों पर पानी पहुंचाया तो चौधरी बंसीलाल ने पहुंचाया, और एक समय ऐसा आया जब उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ। उन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हरियाणा की सत्ता में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर आए। कांग्रेस से अलग हट करके हरियाणा विकास पार्टी के बल पर फिर मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस में भजनलाल का वर्चस्व जब कायम हो गया तो बंसीलाल को ये रास्ता अपनाना पड़ा, लेकिन उनकी सरकार बीच में ही गिर गई थी। पूरी कहानी हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम चौधरी बंसीलाल की पुण्यतिथि पर उनसे जुड़े संस्मरणों पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, पहले जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इन्होंने राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है। विधायक नहीं बन पाए, सांसद नहीं बन पाए, कई बार हालात ऐसे रहे, लेकिन राजनीति में बतौर प्रवक्ता इन्होंने कांग्रेस में भी लंबे समय तक काम किया। जनता दल के उस समय अध्यक्ष थे, जब जिस समय जनता दल की तूती बोलती थी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के। राजनीतिक मीटिंगों में, बैठकों में अलग अलग समय पर भाग लिया। तो जो पुराने टाइम के नेता हैं, उनकी जो मित्र मंडली है पुराने टाइम की, उनमें इनकी अहम भागीदारी रही है। तो चौधरी देवीलाल से जुड़े कई संस्मरण इनके पास मौजूद हैं, जिनमें करतार सिंह भडाना के साथ इनकी मौजूदगी उस समय की वह भी खास है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और इसके बाद वेद प्रकाश विद्रोही की बातचीत जैसे ही पूरी होगी, वैसे ही मैं आपको चौधरी बंसीलाल की
जो हमारी पिछले साल की वीडियो है वो मैं कनेक्ट कर दूंगा और आप चौधरी बंसीलाल के बारे में पूरा जानेंगे, किस तरह कब कब मुख्यमंत्री बने और कब कब उन्होंने हरियाणा की राजनीति में क्या क्या किया, देश के लिए क्या किया, प्रदेश के लिए क्या किया, पूरी कहानी बताएंगे। और अब आप जो है वेद प्रकाश विद्रोही की बातें सुनेंगे। विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी, आपका बहुत स्वागत है। और हरियाणा के विकास पुरुष के नाम से विख्यात और सही अर्थों में हरियाणा के विकास की नींव रखने वाले चौधरी बंसीलाल जी की पुण्यतिथि पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आप चाहे अब कांग्रेसी नेता बन ले, चाहे समीक्षक बन ले, हमने यहाँ बिठाया आपको समीक्षक के नाते। उम्मीद करेंगे कि आपके जो संस्मरण बताएंगे आप चौधरी बंसीलाल से जुड़े हुए, बेहद ईमानदारी वाले रहेंगे। उन दर्शकों को ये लगे कि एक निष्पक्षता से हम चौधरी बंसीलाल को समझ रहे हैं, उनके कामों के बारे में जानते हैं, उनकी सरकार क्यों गिरी थी इस बारे में जानते हैं। तो पूरा जो घटनाक्रम है, सबसे पहले तो चौधरी बंसीलाल के जो आप बड़े काम मानते हैं चंद शब्दों में वो बता दीजिए, फिर उनसे जुड़े संस्मरण पर बात करेंगे। देखिए, चौधरी बंसीलाल जी का सबसे बड़ा हरियाणा के लिए योगदान ये था, जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से तो हरियाणा के पास कुछ भी नहीं था। हरियाणा के पास न तो मेडिकल कॉलेज थे, न कोई यूनिवर्सिटीज थी, न कोई बिजली थी। केवल 353 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती थी। जी जी। न सड़कें थी, न स्कूल थे। बंसीलाल जी ने हरियाणा के अंदर सबसे पहला तो काम ये किया कि जो पानी का बंटवारा, जो विवादित मामला था जी जी, कि भाई हरियाणा को पानी नहीं मिल पा रहा था, तो शर्त ये थी कि भाई हरियाणा को पानी तब मिलेगा जब हरियाणा के अंदर पानी लेने के लिए नहरें हों। तो बंसीलाल जी ने बड़ी विद्युत गति से, बहुत तेजी के साथ हरियाणा के अंदर सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण का जो हिस्सा हरियाणा का पड़ता था और जो शुरू होकर यहाँ तक लास्ट में नांगल चौधरी बावल तक पहुंचता था, उस नहर का निर्माण 1976 में पूरा करवाकर एक हरियाणा के लिए जब भी पानी मिलेगा उसका रास्ता साफ किया, जो एक बहुत बड़ा योगदान। एसवाईएल का पानी आया नहीं, जो आना था, जो उसके लिए एक ढांचा, नहरी ढांचा तैयार करवा दिया। मैंने कहा जब भी मिलेगा, मैंने शब्द प्रयोग किया है, तो वो उन्होंने कर दिया। वो दूसरी बात है, नहीं मिल पाया, पर बंसीलाल ने उसकी नींव जरूर रख दी थी। और एक सड़कों का भी, दूसरा बिजली पानी का दूसरा, हरियाणा जो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ राज्य था, क्योंकि पंजाब और हम एक थे, तो हम पिछड़े हुए थे। तो गांव-गांव के अंदर बंसीलाल जी ने सड़कें भिजवा दी थी 1975 सड़कें बनवा दी। ये बहुत बड़ा योगदान था। और 1975 तक गांव-गांव में उन्होंने बिजली पहुंचा दी थी। और हमें तो सौभाग्य है कि जो दक्षिणी हरियाणा है इसके अंदर, क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह जी जब पंजाब के अंदर बिजली और सिंचाई मंत्री थे, तो हमारे क्षेत्र में बिजली शेष हरियाणा से पहले आ गई थी। और बहुत से गांवों में आ गई थी। पर बंसीलाल जी ने उसको गांव-गांव तक पहुंचा दिया। हरियाणा के बहुत से क्षेत्र थे जहां बिजली थी ही नहीं। आप बड़ी काम की, राव वीरेंद्र के टाइम बिजली सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत पहले बन चुके थे, 53 में बन चुके थे बिजली सिंचाई मंत्री। तभी बिजली सिंचाई मंत्री बनते ही उन्होंने ये काम, हमारे यहाँ 53-54 के अंदर बिजली आ गई थी। खुद मेरे घर के अंदर 1953-54 के अंदर बिजली का कनेक्शन आ गया था। बड़ी बात है। हाँ, तो ये तो उसका विस्तारित बंसीलाल जी ने। तो ये है हमको, क्योंकि विषय काफी लंबा है, मैं भी इसमें बोलूंगा आगे चल करके। एक आपसे जो संस्मरण जानना चाह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण, करतार सिंह भड़ाना के पास आपकी मौजूदगी थी उस समय। उनकी सरकार जो गिराई गई 1996 में, बंसीलाल भाजपा की मदद से सत्ता में आए, भाजपा रूठ क्यों गई उनसे, क्या था बड़ा कारण? ये बताने से पहले, जो आपने संस्मरण की बात कही, तो पहले मैं ये बता दूं कि मेरा बंसीलाल जी से परिचय कब हुआ। हाँ, बताइए। देखिए, पहली बार जब बंसीलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई और वो कांग्रेस से अलग हुए, तो उन्होंने जनता दल से समझौता किया था 1991 के अंदर। ठीक है। तो जब जनता दल से समझौता किया, तो मैंने 2 जगह से टिकट मांगी थी, एक जाटसाना से विधानसभा की और एक लोकसभा की महेंद्रगढ़ से। तो उस जमाने में मुझे चौधरी अजीत सिंह जी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, जनता दल का। चरण सिंह के बेटे की बात कर रहे हो? चरण सिंह के बेटे ने। तो चंद्रावती जी ने मेरा परिचय पहली बार इनसे 91 में करवाया था। बहन चंद्रावती लीड कर रही थी टास्क को, जनता दल की टास्क को बंसीलाल के साथ, क्योंकि अजीत के थ्रू हो रही थी सारी टास्क। और अजीत की विश्वसनीय बहन चंद्रावती जी थी। तो उन्होंने मेरा कहा कि तेरी टिकट MP की कर दी है। तो मैंने कहा जी, मैंने तो MP का फार्म वापिस ले लिया, भरा नहीं। बोला क्यों? बोला
क्योंकि उन दिनों क्या होता था कि भाई जो विड्रॉल डेट तक आप नाम ले सकते हो, टिकटें दे देती थी पार्टी। अब तो पहले नॉमिनेशन के समय दी जाती है। मैंने कहा जी मैं तो भरा नहीं सर, दिया दोनों। बोला भाई तेरे को नहीं मिलेगी। बोले तूने गलती करी, मैं तो जाटसणा चाहता हूँ। बोले भाई जाटसणा को तेरे को। बड़ी साफ बंसीलाल जी ने कहा, बोला हम आपको MP के चुनाव लड़वाना चाहते थे, आपने नहीं ली तो हमें तो पता नहीं था, पर जाटसणा की टिकट आपको नहीं देंगे, मैंने कमिटमेंट कर रखा है, जगदीश को देंगे। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जगदीश यादव, जगदीश कमिटमेंट का बड़ा पक्का था, क्योंकि मेरा तो बहुत दबाव था ना अजीत सिंह की तरफ से कि विद्रोही को टिकट दी जाए। फिर भी कहा कि जगदीश यादव को देंगे, क्योंकि आपने नहीं भरा था, आपकी गलती है, आपके लिए MP की कहा था, हमने आपके लिए बगैर बताए, हमने वैसे तो कहा कि भाई MP हम लड़ेंगे, परंतु हमने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। ये आपके लिए हमने सीट रख रखी थी अजीत सिंह जी के कहने से, चौधरी अजीत सिंह। तो मतलब ये बताता है कि वो आदमी कमिटमेंट का बड़ा पक्का है। दूसरा मेरा संस्मरण उनसे ये है कि जब हरियाणा यमुना जल समझौता हुआ तो रोहतक के अंदर बैठक हुई थी सभी दलों की, बंसीलाल जी ने ही बुलाई थी, DR चौधरी होते थे और CPM के स्वरूप सिंह होते थे, उन्होंने बुलाई थी इनके साथ मिलकर मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में। तो उस समय हमारा बंसीलाल जी का थोड़ा विवाद मेरा हुआ था, तो ये कहते थे कि भाई हम BJP समझौता करना चाहते हैं। हमारा ये था कि भाई जनता दल का और हमारा व्यक्तिगत मेरा भी, हम BJP के साथ कोई स्टैंड लेना नहीं चाहते, वैचारिक मतभेद था। तो वहां भी बंसीलाल जी ने बड़ा क्लियर स्टैंड रखा कि भाई बेशक मेरा जनता दल और कम्युनिस्टों के साथ समझौता रहा है, अगर जनता दल और कम्युनिस्ट मेरा साथ नहीं देना चाहते इस मामले के अंदर तो मैं BJP के साथ जाऊंगा। मैंने क्लियर मैंने सुषमा जी के कमिटमेंट कर लिया है। तो मैंने ये दो बातें आपको इसलिए बताई कि वो कमिटमेंट का पक्का आदमी था। अब जो आपने सवाल पूछा वो ये है कि भाई ये घटना चक्कर, अब संयोग है। मेरा तो उस सवाल को आप करतार सिंह भडाना तक भी बाद में पहुंचे कि अच्छी भली सरकार बनाई, फिर उस सरकार को तोड़ा। तो आपने पूछा, तो संयोग ऐसा है कि जब ये घटना चक्कर जिस दिन चरम पर था उस दिन संयोग से मैं दिल्ली में था और उस समय करतार सिंह भडाना, उस समय नए नए ये आए थे, ये क्या बोलते हैं मोबाइल, तो हरियाणा के अंदर BSNL का आया था, तो मेरे पास भी आ गया था, मैंने पहला पीस लिया था। परंतु करतार सिंह के पास मोबाइल बहुत पुराना था जब वो स्टार्ट हुए थे, जब वो 25-30 रुपए में 1 मिनट में बात होती, तब से था उसके पास। तो उसने मेरे को कहा भाई विद्रोही यार कहाँ हो? मैं भाई दिल्ली में हूँ। बोले एक काम कराना कि यार मेरे घर आ जाए आनंदपुर गांव में, दफ्तर मत आना ना, फरीदाबाद आना, करतार भडाना जो गांव में हवेली है हमारी वहां आ जाना, ठीक है, मुख्य बात हो। बोलना भाई जरूरी बात करनी है। तो जब मैं उसकी हवेली में पहुंचा तो वो अकेला ही था, तो उसने मेरे को बताया, बोले भाई ये है कि 14 MLA हम इकट्ठे हो गए हैं और बंसीलाल की सरकार तोड़ रहे हैं। उस समय 2/3 बहुमत का था ही नहीं, 1/3 का था, 33 MLA होते थे इनके। बोला सरकार तोड़ रहे हैं और बोला रामविलास साथ है और बोला भाई नरवीर है और ये जो कर्ण दलाल है, और उसी ने बताया मुझे। बोले ये मुख्यमंत्री बनने के लिए तोड़ रहा है रामविलास शर्मा, ये करतार भडाना ने बताया, वो जिंदा है, कभी आप पूछ लेना। और बोला नरवीर भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे है, और बोले 2 MLA उसके साथ हैं, जगदीश और जसवंत सिंह। और बोला करण सिंह दलाल नरवीर के साथ, हाँ जगदीश और जसवंत, हाँ ये उसी ने तोड़े थे ये, ठीक है। अब क्यों तोड़े थे वो बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ठीक है। करण सिंह दलाल भी मुख्यमंत्री बनने के लिए आ रहा है, और बोले मेरे को भी मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं, पर मैं हूं प्रैक्टिकल आदमी, भाई कौन हमने मुख्यमंत्री बना, उसे मुख्यमंत्री बनेगा, बोले हाँ मुख्यमंत्री तो बनेगा चौटाला। पता नहीं कैसे ओम प्रकाश चौटाला अपने लोग फिट रखता है, जिनसे बात करता है, उसको पता चल गया विद्रोही बैठे हुए हैं। तो उसने बताया तो नहीं करतार को, पर बार बार फोन कर रहा है कि भाई तू आज जा। वो करतार उसको टाला, जी मैं आ रहा हूँ। तो वो मुझसे ये पूछ रहा था, बोले मैं क्या करूं, मैं जाऊं ना जाऊं, सरकार तो यार टूटनी है। तो मैं भाई देख ले तेरा बंसीलाल से कमिटमेंट का। बोले मेरा क्या कमिटमेंट है, मेरा तो आपको पता है जिस तरह का कमिटमेंट रहता है, मेरे से नेता क्या चाहते हैं, मैं नेताओं से क्या चाहता हूँ, बड़े साफ शब्दों में। तो मैं फिर ठीक है, मायाराम का रिश्ता है, बस मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता। उसने कहा
क्या रिश्ते होते हैं आप जानते हो मेरे। आपने पिछले साल हमसे बातचीत में कहा कि करतार सिंह भडाना ने चीफ मिनिस्टर का जो गेम चला उसमें बहुत पैसे खर्च किए। हाँ वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, मैंने आपको बताया कि 2 MLA को तो नरवीर ने खरीदा था। ठीक है। करण सिंह दलाल अकेला लठ था, कोई था नहीं, और बाकी जो 9-10 MLA थे उनको फाइनेंस मर्जी से कोई नहीं है, सब फाइनेंस से लेकर आए थे साहब। एक आध तो बचा होगा ना साहब, कोई ना बचा, इन चारों को छोड़ दो आप। जगदीश यादव तो सबसे लास्ट में आए थे मेरे ख्याल से, सबसे लास्ट में। ये नरवीर लाया है इनको मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो बात यह है कि फिर उसने खर्च तो किया ही था, और ओम प्रकाश चौटाला ने उसे बताया था भाई सरकार बनेगी तो तेरे सारे काम हो जाएंगे, मंत्री बन जाएगा, जो उसके खानों वगैरह के काम थे हो जाएंगे, जो उसका कमिटमेंट हो रहा था ओम प्रकाश चौटाला से। ओम प्रकाश चौटाला की बात हो रही थी अडवाणी से, वाजपेयी जी से, और सुषमा स्वराज चाहती थी बंसीलाल बना रहे, वो मीडिएटर की भूमिका थी, और सुषमा स्वराज के विरोध में था रामविलास शर्मा। ठीक है। तो ये तिकड़ी चल रही थी, तो बंसीलाल ये कहा कि भाई साथ हैं और भाई टूटेंगे, तो इनको बुलाया कि भाई हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है जाने के लिए दिल्ली, भडाना को। हाँ ओम प्रकाश चौटाला ने। तो इसने मेरे से बात कर मुझे विश्वास में लेकर और ये मानकर कि हाँ, मैंने कहा भाई ठीक, अगर तेरे पत्ते फिट हो रहे हैं तो चला जा, जिस तरह की तू राजनीति करता है उसमें तेरे पत्ते, बोला मेरे फिट हो रहे हैं, तो बोला ठीक है। तो ये उसी समय वहां से उड़ान भरी, चंडीगढ़ गए, जो सारी पिक्चर सेट थी, गवर्नर भी मौजूद था, वो 14 लोगों ने कह भी दिया, और वो विधानसभा का अधिवेशन बुला लिया, उसी समय सारी चीजें हो गई। उस दौर में कोई मनोहर लाल खट्टर का भी ऐसा जिक्र आता है कि वो भी सरकार गिराने में उनकी भूमिका थी उस समय। देखिए उस समय चाह रहे थे मनोहर लाल खट्टर उस मुझे ध्यान नहीं, संगठन सचिव थे जी, हरियाणा में इनके संगठन सचिव थे पार्टी के, परंतु जो जोड़ तोड़ की थी वो रामविलास की थी, विधायक। सुषमा स्वराज की तो पूरी ताकत लग रही थी। हाँ, सुषमा स्वराज नहीं चाहती थी कि भाई सरकार गिरे जी, और पर क्योंकि अडवाणी और वाजपेयी जी की बात हो चुकी थी चौटाला से, उनको ये लग रहा था कि असली बात ये थी, जो शराबबंदी हुआ था ना, शराबबंदी की वजह से बंसीलाल जी के पुत्र के ऊपर आरोप था जी। अब ये सही था गलत था ये तो साहब जनता जाने, प्रचार खूब था। प्रचार ये था कि भाई ये चौपाल गली में चर्चा थी, समानांतर एक्साइज डिपार्टमेंट चलाकर ये वसूली तगड़ी कर रहे हैं, और शराब बंद है और अवैध शराब का धंधा प्रदेश में चल रहा है। तो इससे बंसीलाल जी ने खोल भी दी थी, तो इससे बंसीलाल की छवि बहुत खराब हो चुकी थी शराबबंदी खोलने से। हाँ नहीं इस लगाने से और ये जो धंधा चल रहा था इससे वाजपेयी शराबबंदी से नहीं हुई, मतलब जो अवैध रूप से जो शराब की बिक्री बढ़ी, धंधा चल रहा था ना, मैं कह रहा हूँ धंधा, मैंने धंधा समझ गया, तो वो काला धंधा जो चल रहा था उससे अडवाणी जी को और वाजपेयी जी को ये लगा कि भाई इनके साथ रहकर हम, क्योंकि उनके पास जो आई होंगी IB की रिपोर्ट कि भाई हम भविष्य में अपना गेम नहीं खेल सकते, तो अगर भविष्य की राजनीति करनी है तो बंसीलाल से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ये सोच थी अडवाणी जी की और वाजपेयी जी की, और चौटाला से उन्होंने बात कर रखी। ठीक है, तो चौटाला की औथ हो गई जो। अब मेरा एक चौधरी बंसीलाल के बारे में, उसके बाद तो हम बता देंगे सारा। चौधरी बंसीलाल के बारे में हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट में भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा से भेदभाव वर्षों से हम सुनते हैं, चौधरी बंसीलाल को इस आरोप से आप मुक्त पाते हैं, इस आरोप में घिरा पाते हैं, क्या पाते हैं? देखिए चौधरी बंसीलाल ने कौन सा भेदभाव कर दिया डेवलपमेंट? मैं नहीं कह रहा, नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपको बिठाया हुआ है समीक्षा पे। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, चौधरी बंसीलाल ने कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया। कारण क्या है कि सड़कें हुई तो सब जगह गई, बिजली गई तो सब जगह गया, पानी गया तो सब जगह गया, और नहर आई तो हमारे क्षेत्र में आई, उनमें पानी नहीं आया वो एक अलग इशू है। और डेवलपमेंट के अंदर स्कूल बने, कॉलेज बने, आप ये कह सकते हो कि भाई कोई बड़ा संस्थान नहीं आया। अब नेचुरल है, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो बड़ा संस्थान तो अपने ही क्षेत्र में ले जाता है। उसके जमाने में जैसे मेडिकल कॉलेज, नौकरियों की क्या स्थिति थी? अब नौकरियों में तो वही था, उस जमाने में ऐसा कोई भेदभाव नौकरियों में होता नहीं था, नौकरियां मिल जाती थी, कोई ऐसा इशू था नहीं उस जमाने में। और ज्यादातर अध्यापक ही लगते थे, तो अध्यापक ज्यादातर, क्योंकि अध्यापकों का सेंटर रेवाड़ी था। बंसीलाल के बारे में चर्चा थी ना कि सड़क को मोड़ और मास्टरों का मोड़, वो कैसे चला था? शिक्षक आंदोलन आंदोलन करके हड़ताल कर दी थी
ठीक है। और वो हड़ताल में वो तोड़ने को तैयार नहीं थे। तो बंसीलाल ने फिर पहले टीचर्स जिले में ही लगते थे आसपास के गांव में, तो उसने पहली बार हरियाणा के अंदर ये सिस्टम चलाया कि इनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भेज दिया, दूर दूर भेज दिया, ट्रांसफर कर दिए, तंग किया। तो वो गुस्सा था उसके अंदर हड़ताल का। और वो क्योंकि ये इसका ये मानना था भाई राजनीतिक हड़ताल है ये, तो इसलिए इनको ट्रांसफर कर दिया था। तो उस जमाने में जो टीचर लगते थे वो ज्यादातर तो अपने ही क्षेत्र के लगते थे, हीरवाल के लगते थे, कि ज्यादातर यहीं से राव वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन से ही टीचर बनते थे। घर घर में बीएड थे, तो ज्यादातर यहाँ के लोग अध्यापक ही लगते थे। और अध्यापक आंदोलन के अंदर क्योंकि ज्यादा अध्यापक यहाँ के थे, तो मार भी यहाँ के लोगों ने खाई, क्योंकि उनके ट्रांसफर वगैरह हुए। तो वो एक माहौल तो उनके खिलाफ बना था, ये स्वाभाविक है। परंतु बड़ा संस्थान कोई इसीलिए नहीं आ पाया कि उनके जमाने में मेडिकल कॉलेज बना, उनके जमाने में यूनिवर्सिटी बनी तो रोहतक में ही बनी थी, रोहतक में ही बनी थी। और भिवानी के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट अपना किया था, पर कोई ऐसा भिवानी के अंदर भी बड़ा संस्थान नहीं आया। जो संस्थान फिर भी काम तो भिवानी में बहुत काम तो बहुत विकास, यहाँ कोई डेवलपमेंट का कोई उस तरह का स्पेशल नहीं हुआ। परंतु जो रूटीन का था उसमें भेदभाव उसके कार्यकाल तक नहीं हुआ, क्योंकि उसके कार्यकाल तक हरियाणा अनडेवलप्ड था। अंततः लास्ट सवाल है मेरा, चौधरी बंसीलाल अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के लिए मजबूर हुए। आपको लगता है जो क्षेत्रीय दल उन्होंने बनाया था उसे लंबा चला सकते थे, या इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, और उन्होंने ये फैसला क्यों लिया होगा? आप राजनीतिक समीक्षक की दृष्टि से क्या सोचते हैं? देखिए, बंसीलाल जी ने चुनाव लड़ा 2099 का भी, लोकसभा का 1999 का भी, और 2000 का विधानसभा को बुरी तरह वो मात खाई। उनके अधिकांश लोग उनको छोड़कर चले गए। तो उस स्थिति में उनकी पार्टी के सर्वाइवल का कोई स्थान था नहीं। तो उनको यही बेटर लगा कि भाई अगर सरवाइव करना है राजनीति में तेरे बेटे को सुरेंद्र सिंह को, तो कांग्रेस में विलय कर दो। और क्योंकि किरण चौधरी ऑलरेडी कांग्रेस में थी और सुरेंद्र सिंह को बेटर पोजीशन मिल जाएगी। तो जब इन्होंने विलय किया कांग्रेस के अंदर, तो विधानसभा से पहले, तो सुरेंद्र सिंह को टिकट भी मिली, सुरेंद्र सिंह को बढ़िया मंत्रालय भी मिला। अगर सुरेंद्र सिंह जिंदा रहते तो निश्चित रूप से उनका रहता, क्योंकि बंसीलाल का और हुड्डा का अच्छा संबंध था। तो हम जो जैसे सुरेंद्र सिंह की वाइफ है किरण चौधरी, अभी राज्यसभा का उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो गया, 6 अप्रैल को पूरा होगा शायद। तो किरण चौधरी है, वो भी राजनीति में अभी एक्टिव है, और बंसीलाल की पोती जो श्रुति चौधरी है। आप चौधरी बंसीलाल की जो राजनीतिक विरासत थी, ये मेरा अंतिम सवाल है, उसे आप अंतिम विरासत को कहाँ खड़ा पाते हैं कि श्रुति चौधरी संभाल चुकी, किरण चौधरी संभाल चुकी, या बंसीलाल जितनी जो उनके पास पावर थी वो पूरी तरह नहीं संभल पाई, बस काम चल रहा है? देखिए, अगर उनके वर्करों की विरासत कहोगे और भाई इलेक्टेड विरासत कहोगे, तो निश्चित रूप से उसकी इलेक्टेड विरासत आ गई किरण चौधरी के पास, और भिवानी तक उसका प्रभाव है। परंतु जो विरासत का मतलब होता है कि बंसीलाल जितना प्रभाव था वो हो, तो वो प्रभाव अगर किरण चौधरी, श्रुति चौधरी कांग्रेस में बनी रहती तो हो सकता था कि वो प्रभाव उनका बन जाता, या उसको व्यापक कांग्रेस छोड़ने से नुकसान रहा वो, क्योंकि भाजपा में उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि जो भाजपा का वोटर है और जो बंसीलाल जी का वोटर था या सपोर्टर था, वो बिल्कुल विपरीत धुरी में खड़े हैं। तो ये भाजपा में एमपी एमएलए तो बन सकते हैं, पर लीडरशिप की बात तो खत्म हो गई, नेता नहीं बन पाएंगे, खत्म हो गई। ठीक दोस्तों, आपने वेद प्रकाश विद्रोही के संस्मरण सुने, चौधरी बंसीलाल से जुड़ी बहुत सी बातें सुनी। अब एक बार आपको मैं पिछले वर्ष की वह वीडियो आपको सुना देता हूं, जो हमने चौधरी बंसीलाल की पुण्यतिथि के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए तैयार की थी। इसे सुनिए, और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। विद्रोही जी, आपका भी धन्यवाद। आज हम बात करेंगे हरियाणा के लाल दिवंगत चौधरी बंसीलाल की। आज इसलिए बात करेंगे क्योंकि 2006 में 28 मार्च को आज ही के दिन वह हमें छोड़कर उस दुनिया में चले गए थे जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आया। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनकी राजनीति पर भी बात करेंगे, उनसे जुड़े किस्से भी आपको बताएंगे, उनसे जुड़े संस्मरण भी आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि चौधरी बंसीलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। उनका प्रथम कार्यकाल 22 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक, और दूसरा कार्यकाल 5 जुलाई 1985 से लेकर
19 जून 1987 तक जहां बतौर कांग्रेस मुख्यमंत्री रहा, वहीं 11 मई 1996 से 23 जुलाई 1999 तक अपने तीसरे कार्यकाल में वह हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। उनके बारे में कुछ कहावत आज भी प्रचलित है। यह कहा जाता है कि बंसीलाल ने मास्टरों की मरोड़ और सड़कों के मोड़ नहीं छोड़े। उनकी विकास पुरुष की छवि तो थी ही, साथ ही वे किसानों के भी शुभचिंतक थे। जवाहरलाल नेहरू नहर जैसे नहरी तंत्र का निर्माण करवाने और टीलों तक पानी पहुंचाने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान थी। यह स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि फव्वारा सिस्टम का ही कमाल था, जिसके चलते भिवानी के रेत के टिब्बों तक सरसों व गेहूं की पैदावार शुरू हुई। हालांकि आपातकाल के दौर में संजय गांधी के साथी बनने और जबरन नसबंदी में भागीदार बनने से बंसीलाल की छवि को चोट भी पहुंची, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही बंसीलाल ने अपनी खोई हुई लोकप्रियता को कुशल प्रशासक व विकास पुरुष की अपनी पुरानी पहचान और शराबबंदी के नारे से कुछ हद तक हासिल कर लिया था। ये बंसीलाल ही थे जिनके पहले कार्यकाल में हरियाणा के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उनके पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने की। यह 22 मई 1968 का दिन था। उस दिन मुख्यमंत्री पद के तमाम दिग्गज दावेदारों को पछाड़कर उन्होंने सीएम की शपथ ली। वर्ष 1970 में बंसीलाल के इस पहले कार्यकाल में ही हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना था जिसके हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। चौधरी बंसीलाल के चीफ मिनिस्टर बनने से पूर्व हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। राष्ट्रपति शासन से पहले राव वीरेंद्र सिंह 224 दिन तक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे थे। वर्ष 1968 में मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस बहुमत से सत्ता में आई और इस तरह बंसीलाल की लॉटरी खुलने का दिन आ गया। इंदिरा गांधी ने तब गुलजारी लाल नंदा को हरियाणा भेजा, पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। उस समय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा और पंडित भगवत दयाल शर्मा जैसे दिग्गज मुख्यमंत्री पद के गंभीर दावेदार थे, लेकिन चौधरी देवीलाल कुछ और ही खेल करना चाह रहे थे। चौधरी देवीलाल चाहते थे कि बंसीलाल को कमान मिले। उन्हें यह पता था कि गुलजारी लाल नंदा का झुकाव चौधरी बंसीलाल की ओर है। चौधरी बंसीलाल से गुलजारी लाल नंदा लगाव रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही चौधरी देवीलाल ने बंसीलाल को कहा, आप गुलजारी लाल नंदा के पास जाइए, उनसे मुलाकात कीजिए। बंसीलाल को देवीलाल ने साथ देने का आश्वासन दिया था। उस समय सभी दिग्गज बंसीलाल को कमजोर मानकर उनके नाम पर सहमत हो गए। उन्हें लग रहा था कि बंसीलाल कठपुतली चीफ मिनिस्टर साबित होंगे और उनका कहा मानेंगे, लेकिन बंसीलाल ने तो कमाल ही कर दिया। वे राजनीति के चतुर खिलाड़ी साबित हुए और आया राम गया राम की हरियाणा की राजनीति में चल रहे खेल पर अंकुश लगाकर 7 वर्ष 192 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, एक बात हमसे छूट रही है। हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश विद्रोही से थोड़ी देर पहले बात हुई थी। विद्रोही का यह कहना था कि उमाशंकर दीक्षित, जो उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते थे, उनकी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनवाने में अहम भूमिका रही थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने बंसीलाल को हरियाणा छोड़कर दिल्ली आने के लिए कह दिया। बंसीलाल हरियाणा की कमान अपने किसी विश्वस्त साथी को सौंपना चाहते थे। उनकी संस्तुति पर ही इंदिरा गांधी ने 1 दिसंबर 1975 को बनारसी दास गुप्ता को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया और बंसीलाल को बतौर रक्षा मंत्री दिल्ली में अहम महकमा दे दिया, अहम ओहदा दे दिया और अपने पास बुला लिया। बनारसी दास को डमी चीफ मिनिस्टर माना जाता था। यह आम चर्चा थी कि दिल्ली में बैठकर बंसीलाल ही हरियाणा का राज चलाते हैं और हरियाणा के हर फैसले में उनके बेटे सुरेंद्र सिंह का दखल रहता है। यहीं से बंसीलाल की छवि डैमेज होनी शुरू हुई, लेकिन जैसा हमने पहले बताया है कि समय के साथ बंसीलाल ने खुद की लोकप्रियता को कुछ हद तक वापस पाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। बाद में हरियाणा विकास पार्टी के बल पर सत्ता में आना इसका प्रमाण था। रक्षा मंत्री बनने के बाद जब चौधरी बंसीलाल ने वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव लड़ा तो हमेशा जीतने वाला शख्स मात खा गया। लोगों ने नारा लगाया, आपातकाल के दौरान आपातकाल के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। उन्हें आपातकाल का खलनायक मानकर लोगों ने गुस्सा निकाला और तब भिवानी लोकसभा सीट से लोकदल की उम्मीदवार चंद्रावती चुनाव जीत गई। उस समय जनता पार्टी ने लोकदल के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। बंसीलाल के विकास कार्य धरे रह गए। अब आपको सड़कों के मोड़ और मास्टरों के मरोड़ का किस्सा बताते हैं। किस्सा तब का है जब उन्हें लगा कि शिक्षक पढ़ाने से अधिक राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं। इस पर बंसीलाल ने अधिकांश अध्यापकों के तबादले उनके गृह जिलों से दूर दूर कर दिए। अध्यापकों ने आंदोलन किया, बंसीलाल से अनुरोध भी किया, लेकिन बंसीलाल नहीं झुके। चुनाव में बंसीलाल को मास्टरों का भी गुस्सा झेलना पड़ा। राजनीति में आने से पूर्व बंसीलाल भिवानी में वकालत करते थे। 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गांव गोलागढ़ में चौधरी मोहर सिंह के गर्जन में बंसीलाल भिवानी बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे। राजनीति में आने के बाद विकास पुरुष की उनकी छवि बनाने में इंदिरा गांधी का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आए हरियाणा को केंद्र की इंदिरा सरकार ने दिल खोलकर पैसा दिया।
इसी कारण निचले क्षेत्र से ऊंचाई वाले क्षेत्र तक लिफ्ट इरिगेशन यानी उठान परियोजना जैसी अनूठी नहर प्रणाली तैयार होना संभव हुआ। लेकिन भजनलाल के उदय के बाद बंसीलाल कांग्रेस में हाशिए पर चले गए। बाद में उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई, पहली बार कामयाबी नहीं मिली। वर्ष 1996 में भाजपा से गठबंधन किया और बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बनने में सफल रहे। लेकिन उनका शराबबंदी का नारा उल्टा पड़ा, प्रदेश में चोरी छिपे शराब बिकने लगी, एक नई तरह का माफिया पैदा हो गया। भाजपा ने मौका देखकर उनसे समर्थन वापस ले लिया। इस तरह 23 जुलाई 1999 को उनकी सरकार गिर गई। हमने उस दौर में चौधरी बंसीलाल की गतिविधियों को नजदीक से देखने वाले वेद प्रकाश विद्रोही की बातें पहले ही सुनवा दी है। आप 1991 से 1999 तक का दौर वेद प्रकाश विद्रोही की जुबानी सुन चुके हैं। दोस्तों, यह थी हरियाणा के 4 लालों में से एक चौधरी बंसीलाल की कहानी। हालांकि उनके व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से बात करें तो कई ग्रंथ भर सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में इतना ही कह सकते हैं कि बंसीलाल की राजनीति विरासत में पहले उनके बेटे सुरेंद्र सिंह के पास रही। सुरेंद्र सिंह की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत होने के बाद सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी आगे आई और परिवार की राजनीतिक लड़ाई के बीच बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को संभाल लिया। ये भी कह सकते हैं कि विरासत पर कब्जा कर लिया। उनके दूसरे बेटे रणबीर महेंद्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे, लेकिन इस समय राजनीति में उनके दुर्दिन चल रहे हैं। भाजपा ने इस बार किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा, जबकि उनकी बेटी श्रुति चौधरी भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर हरियाणा की कैबिनेट मंत्री है। दोस्तों, ये थी चौधरी बंसीलाल की संक्षिप्त सी कहानी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।